हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के चैप्टर 7 जो कि नेट एसेट वैल्यू, टोटल एक्सपेंस रेशियो और प्राइसिंग ऑफ यूनिट्स को कवर करता है। इसमें हम आज इस चैप्टर के मॉक टेस्ट को कवर करेंगे। चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स एज लेड आउट बाय सेबी इज करेक्ट? वैल्यूएशन शैल बी रिफ्लेक्टिव ऑफ रियलाइजेबल एंड अनरियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज एसेट। तो बेसिकली ये बहुत ही क्लियर है। पहली गाइडलाइन यही है कि रिफ्लेक्टिव ऑफ द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और एसेट्स होना चाहिए। कोई भी अनरियलिस्टिक या अनरियलाइज या जो रियलाइज नहीं की जा सके उन सब वैल्यूज़ को वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। इन्वेस्टमेंट इन न्यू टाइप ऑफ सिक्योरिटीज by the mutual fund scheme can be done just before establishment of the valuation methodologies for such securities with the approval of board of AMCs। तो ये भी गलत है, क्योंकि जब तक बोर्ड ऑफ द AMC इस नई तरह की सिक्योरिटीज के वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी को अप्रूव नहीं करती हैं तब तक AMCs उस तरह की सिक्योरिटीज में पैसा नहीं लगा सकती हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड, डिस्क्लोजर ऑफ द वैल्यूएशन पॉलिसी एंड प्रोसीजर शैल बी मेड इन SAI AMC वेबसाइट एंड एनी अदर प्लेस स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ AMC। ये बिल्कुल सही है। दो जगह मैंडेटरी है, एक SAI और एक AMC वेबसाइट पे। तीसरी जगह अगर कोई बोर्ड ऑफ जो AMC है अगर स्पेसिफाई करता है कि किसी तीसरी जगह पे भी ये इन्फॉर्मेशन डालनी है तो AMC को वहाँ डालना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है अपनी वैल्यूएशन पॉलिसी प्रोसीजर को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। देख लेते हैं चौथा वाला। द वैल्यूएशन पॉलिसी एंड प्रोसीजर शैल बी रिव्यूड एटलीस्ट 4 times इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर टू सीक टू इंश्योर देयर कंटिन्यूड अप्रोप्रिएटनेस। ये भी गलत है। तो इसमें जो 4 times है ये बिल्कुल गलत है। इसका है कि मिनिमम एक बार। मूव करते हैं ऑप्शन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल एज लेड आउट बाय सेबी इज इनकरेक्ट? पहले सवाल में करेक्ट ऑप्शन निकालना था, यहाँ पे इनकरेक्ट निकालना है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन एंड करेक्ट NAV शैल नॉट बी ऑफ द AMCs इफ दे हैव मेड अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर ऑफ द वैल्यूएशन पॉलिसी। तो बेसिकली ये गलत है, ऐसा नहीं है। AMC अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता है इवन दो उन्होंने एक अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर अपनी वैल्यूएशन पॉलिसीज़ के जहाँ जहाँ डिस्क्लोजर की ज़रूरत थी AMC वेबसाइट पे या SCI में दे रखा है, तो उनको वो अबाइड करना ही पड़ेगा। अगर कोई भी इनकरेक्ट मेथड यूज़ किया है या NAV इनकरेक्ट पब्लिश हो जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ AMC की होगी। तो चूंकि हम इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढ रहे थे तो यही वाला इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। लेकिन देख लेते हैं दूसरे ऑप्शंस को भी। द AMC शैल हैव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट इनकरेक्ट वैल्यूएशन। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके पास ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने सारे मेथड्स बनाए हैं आज की डेट में वो सारे के सारे सही हैं। तो उनके पास ऐसे मैकेनिज्म होने चाहिए, ऐसे प्रोसीजर्स या पॉलिसीज होने चाहिए जिसके थ्रू कोई भी इनकरेक्ट वैल्यूएशन है उसको प्रिवेंट कर सके, पहले डिटेक्ट कर सके और फिर प्रिवेंट कर सके। तीसरा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रेशनल फॉर वैल्यूएशन इंक्लूडिंग इंटर स्कीम ट्रांसफर शैल बी मेंटेन एंड प्रिजर्व्ड बाय AMC। ये बिल्कुल सही है कि इंटर स्कीम ट्रांसफ़र जब भी करेंगे एक स्कीम से दूसरी स्कीम में तो क्या वैल्यूएशन का मेथड होगा वो सर्टेनली उनको मेंटेन करना पड़ता है फॉर ऑडिटोरियल पर्पस। चौथा, in case of any conflict between principle of fair valuation and valuation guideline, the principle of fair valuation detailed above shall prevail। तो बेसिकली जो भी हम लोगों ने अभी तक इसमें जो 10 प्रिंसिपल है उनकी यहाँ बात मैं कर रहा था कि उन प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर वैल्यूएशन जो है इसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है ना। जो वैल्यूएशन गाइडलाइन AMC ने बनाई है और जो प्रिंसिपल ऑफ फेयर वैल्यूएशन है, अगर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो प्रिंसिपल ऑफ फेयर वैल्यूएशन की गाइडलाइन को एबव माना जाएगा। तो ये ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो इसमें चूंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना था जो कि ऑप्शन 1 है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन केस ऑफ ट्रेडेड सिक्योरिटीज अदर देन मनी मार्केट एंड डेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? तो पहला है when securities are traded on more than one stock exchange the price will be taken from one place where the security is principally traded। so basically ये बिल्कुल सही है। क्या होता है कि जैसे ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं इंडिया में, बड़े स्टॉक्स जो होते हैं
वो BSE या NSE में ट्रेड होते हैं। तो उसका एक प्रिंसिपल स्टॉक एक्सचेंज होता है जहाँ से उसका प्राइस डेली बेसिस पे लिया जाता है। तो वो NSE भी हो सकता है, BSE भी हो सकता है। ये AMC डिसाइड करती है कि उसको कौन से मतलब स्टॉक एक्सचेंज को यूज़ करना है फॉर प्रिंसिपल ट्रेडिंग पर्पस, है ना। तो अगर ऐसा कुछ ऐसा अगर होता है कि ऑन ए पर्टिकुलर वैल्यूएशन डेट पे कोई एक स्टॉक एक्सचेंज उसका मेन प्रिंसिपली ट्रेडेड स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे ट्रेडिंग हुई ही नहीं है, कोई लास्ट कोटेड प्राइस है ही नहीं, इस केस में जो दूसरा या तीसरा स्टॉक एक्सचेंज होता है वहाँ का प्राइस यूज़ कर सकते हैं। और अगर लेट्स से जितने भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उनमें से किसी में भी उसकी ट्रेडिंग नहीं हुई है, तो उस केस में जो वैल्यू है, जो थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि वो लास्ट 15 डेज का प्राइस उठा सकता है ना। जैसे आज ट्रेडिंग नहीं हुई, 2 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो आज जब इन्हें भी कैलकुलेशन होगा तो प्राइस क्या आज तो ट्रेड ही नहीं हुई तो कोई प्राइस ही अवेलेबल नहीं, तो क्या लेगा, कल का प्राइस लेगा। अगर मान लीजिए कल भी ट्रेड नहीं हुई तो ऐसे पीछे जाता जाएगा, तो ऑप्शन कह रहा है क्या कितना वो पीछे जा सकते हैं, वो 15 दिन का है। तो ये गलत ऑप्शन है क्योंकि 15 डेज नहीं है, 30 डेज है। तो चूंकि हम इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढ रहे थे, वो है ऑप्शन 3 कि जब भी कोई सिक्योरिटी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जहां जहां वो लिस्टेड है वहां ट्रेड नहीं हुई है, तो उस केस में, और हम यहाँ पे अदर देन मनी मार्केट ऑडिट की बात कर रहे हैं तो इन सच केसेस में पिछले 30 दिन का जो भी लास्ट प्राइस होगा, अर्लीस्ट प्राइस होगा, उसको उठा सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। When a security is treated as a non-traded, when not traded for 30 days prior to the valuation date, when not traded for 15 days prior to the valuation date, when not traded for 90 days and 60 days, बहुत क्लियर है, हमें याद रखना है, एक महीने तक ट्रेडिंग ना हो तो उसको नॉन ट्रेडेड में डाल दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन ऑफ गोल्ड। तो जब गोल्ड का वैल्यूएशन है, सिल्वर का वैल्यूएशन करते हैं तो ये इसमें ऑप्शंस देखते हैं कौन सा सही है। तो इट शैल बी वैल्यूएड एट AM फिक्सिंग प्राइस ऑफ लंडन बुलियन मार्केट एसोसिएशन इन $, पर ट्रॉय आउंस फॉर गोल्ड हैविंग अ फाइननेस ऑफ 995 पर 1000। तो इसका आंसर यही है, पहला वाला ही है, क्योंकि दूसरे वाले ऑप्शन में 999 पार्ट्स पर 1000 लिखा है जो कि सिल्वर का होता है, और जो थर्ड वाला है कंफ्यूजन के लिए है, इसमें फाइननेस ऑफ 24 कैरेट्स। तो कैरेट्स बेसिकली इस वैल्यूएशन के लिए, गोल्ड की वैल्यूएशन के लिए नहीं यूज़ करते हैं, उसकी फाइननेस को यूज़ करते हैं, वो 995 पार्ट्स पर 1000 होनी चाहिए। तो इसमें 3 की चीज़ें ज़रूरी हैं कि जो प्राइस है वो AM फिक्सिंग प्राइस होना चाहिए, और दूसरा ये लंडन बुलियन मार्केट एसोसिएशन का जो प्राइस है वो होना चाहिए, तीसरा $, पर ट्रॉय आउंस ये मेजरमेंट है कि 995 पार्ट्स पर 1000 से इसकी फाइननेस जो है इतनी होनी चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू नेट एसेट इज करेक्ट। नेट एसेट इंक्लूड द अमाउंट ओरिजिनली इन्वेस्टेड, द प्रॉफिट्स बुक्ड इन द स्कीम एज वेल एज अप्रिशिएशन इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। बिल्कुल सही है। नेट एसेट इंक्रीजेज व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इन द पोर्टफोलियो इंक्रीज। सिंपल सी बात है, नेट एसेट क्या होता है कि नेट एसेट और हमने याद है टोटल एसेट, 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। तो नेट एसेट में बेसिकली जो भी आपके इन्वेस्टर्स ने डाल के रखे हैं, उस इन्वेस्टमेंट्स पे जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है, जो भी मान लीजिए कुछ सिक्योरिटीज़ को सेल करके हायर प्राइस पे उस प्रॉफिट को बुक करके उस फंड में वापस लाया गया है, एज वेल एज जो ऐसे सिक्योरिटीज़ हैं जिसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है, सिर्फ उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है या नोशनल प्रॉफिट है, उसको भी इंक्लूड करते हैं। तो मान लीजिए कोई शेयर है, उसका प्राइस आज 10 रुपये बढ़ गया, और जितनी भी क्वांटिटी होगी उस क्वांटिटी इनटू प्राइस, इतना उसका नेट एसेट उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे पोर्टफोलियो या AUM का साइज भी उस स्कीम का बढ़ता है। तो बिल्कुल ये सही है। जो सेकंड में ऑप्शन लास्ट में अगर आप देखें, इवन इफ द इन्वेस्टमेंट हैव नॉट बीन सोल्ड, प्रॉफिट से रियलाइज, बिल्कुल सही है। अगर आपने उसको सेल नहीं किया है, प्रॉफिट को रियलाइज नहीं किया है, ये सिर्फ नोशनल प्रॉफिट है, तो नेट एसेट इसीलिए बोलते हैं डेली बेसिस पे ऊपर नीचे होती है, और इसको मेजर करने का तरीका होता है नेट एसेट वैल्यू विच इज NAV। थर्ड ऑप्शन, while calculating profits, all the expenses that relate to period need to be considered irrespective of whether or not the expense has been paid.
तो बेसिकली क्या है, जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो अकर हो चुके हैं बट एक्चुअल फिजिकल पेमेंट नहीं हुई है, आपके अकाउंट से वो पैसा नहीं गया है, तो उन सबको भी इंक्लूड करना होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एनएवी कैलकुलेशन? वैल्यू ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड, मनी मार्केट सिक्योरिटीज। ऑब्वियसली ये सब कोर एनएवी कैलकुलेशन में वैल्यूज होती हैं कि कितना आज की डेट में स्टॉक्स का टोटल वैल्यू कितना है। सिंपली हर एक स्टॉक का प्राइस इनटू जो भी उसका नंबर ऑफ शेयर्स उस फंड ने होल्ड किया है, और सिमिलरली ऐसा बॉन्ड और मनी मार्केट में उसको सबको सम कर लिया जाता है। फिर जितने भी डिविडेंड हैं स्टॉक्स के केस में, इंटरेस्ट है बॉन्ड के केस में, जो अक्रूड हुए हैं, अक्रूड होने का मतलब है कि वो स्कीम को मिलने ही मिलने हैं, उसकी जो भी रिकॉर्ड डेट थी वो जा चुकी है बट एक्चुअली पैसा नहीं आया है ना, या रिकॉर्ड डेट नहीं भी गई है बट वो मिलने वाला है इस पर्टिकुलर पीरियड में या उस पर्टिकुलर डे पे जब एनएवी कैलकुलेट हो रही है, तो उसको भी इंक्लूड किया जाता है। और तीसरा जो फीस पेबल होती है उसको इस एनएवी कैलकुलेशन के ओवरऑल जो न्यूमरेटर होता है उसमें से माइनस करते हैं। तो इसके सही जवाब है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हाट इज द लिमिट ऑफ टोटल एक्सपेंस रेशियो फॉर इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड? देखिए ये सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे टीईआर में मैक्सिमम लिमिट क्या है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसके बहुत अच्छे चांसेस है ये सवाल एज इट इज पूछ लिया जाए। तो जो टोटल एक्सपेंस लिमिट फॉर इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वो 1% है ऑफ द डेली नेट एसेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द लिमिट ऑफ ब्रोकरेज एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट दैट कुड बी चार्ज टू द स्कीम? तो पहला है कि जो कैश मार्केट की ट्रांजैक्शन है उसकी जो ट्रेड वैल्यू है उसका 0.12%, और दूसरा जो है डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन उसकी ट्रेड वैल्यू का 0.05%। तो ये बिल्कुल सही जवाब है पहला वाला। बाकी सारे गलत है क्योंकि बाकी दूसरे में क्या है 0.1 कैश मार्केट ट्रांजैक्शन का ट्रेड वैल्यू का 0.1% और डेरिवेटिव में ये नहीं हो सकता है, तो सेम नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग हैं। और थर्ड भी नहीं सही है, और फोर्थ वाला भी एज डीम्ड अप्रोप्रिएट टू एएमसी ये भी नहीं सही है। थर्ड वाला इसलिए नहीं सही है क्योंकि इसमें जो कैश मार्केट ट्रांजैक्शन का ट्रेड वैल्यू का परसेंटेज है वो गलत है। चौथा है कि एएमसी पे डिपेंड करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एएमसी इसमें एएमसी का रोल सिर्फ इतना है कि उतना मैक्सिमम तक जा सकती है, मैक्सिमम को क्रॉस नहीं कर सकती, और क्वेश्चन है कि लिमिट क्या है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑल द प्रॉफिट्स अर्नड एज ट्रीटेड एज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटर। ये आप ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटर जो रिजर्व जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एज ए डिविडेंड उसकी बात हो रही है। तो जितना प्रॉफिट अर्न किया है वो अवेलेबल होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वेदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या ना किया जाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये ऑप्शन सही है। वैल्यूएशन गेन्स आर इग्नोर्ड बट वैल्यूएशन लॉसेस नीड्स टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो जितने भी वैल्यूएशन गेन्स हैं उनको इग्नोर किया जाता है, और जो भी वैल्यूएशन लॉसेस हैं उनको प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाता है। ये जो कंजर्वेटिव अप्रोच इसलिए रखी गई है कि जो आपके रियल और रियलाइज्ड प्रॉफिट है उसी में से ही आपको डिविडेंड दिया जाए, और जितने भी पॉसिबल लॉसेज हैं, लॉसेज में क्या जो रियलाइज्ड हैं अनरियलाइज्ड हैं दोनों को यूज़ किया जाए। तो आपको यहाँ याद रखना है कि प्रॉफिट वही यूज़ होगा जो रियल है, रियलाइज्ड है, बट लॉस कौन सा यूज़ होगा? जो रियलाइज्ड भी है या अनरियलाइज्ड है, दोनों को यूज़ किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। As per the fair valuation policies laid out by SEBI, is it mandatory to disclose the valuation policy? Yes, but कहाँ? SAI, Statement of Accounts sent to investor periodically, fund fact sheet, या ये पब्लिक में डालना ज़रूरी नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 SAI, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इनको एब्सोल्युटली डालना पड़ता है, और एक दूसरी जगह होती है AMC की वेबसाइट पे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम डिविडेंड्स कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो देखिए इंश्योरेंस का है नहीं, बट चूंकि इसमें भी कभी कभी पास्ट में स्पेशली कुछ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का क्लबिंग करके
प्रोडक्ट होते थे तो उस समय ये एग्जिस्ट कर सकता था, बट मोस्टली ये इंश्योरेंस कंपनी में इस तरह के अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यूनिट कैपिटल ये भी नहीं हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस जनरेटेड बाय द स्कीम ये हो सकता है। चौथा जो है मार्क टू मार्केट प्रॉफिट जरूरी नहीं है, क्योंकि जो लॉसेस होते हैं जो अनरियलाइज्ड होते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस होता है सिर्फ उसी को यूज किया जाता है। और मैं फिर से दोहराऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस में आपके प्रॉफिट्स सिर्फ रियलाइज्ड और रियल लिए जाते हैं, जबकि लॉसेज जो हैं वेदर रियलाइज्ड हो अनरियलाइज्ड हो, उन दोनों को कंबाइन किया जाता है, सो दैट अप्रोच ओवरऑल कंजर्वेटिव रहे और यूनिट होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 13, म्यूचुअल फंड्स आर अलाउड टू चार्ज डिफरेंशियल एग्जिट लोड्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने 5,000 लगाया है, किसी ने 5 लाख लगाया है, अगर दोनों का एग्जिट लोड होगा 1% है तो दोनों का 1% होगा। ऐसा नहीं है कि 5,000 वाले का एग्जिट लोड ज़्यादा होगा, 2% या 1.25% होगा और 5 लाख वाले का कम हो सकता है। ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एग्जिट लोड के केस में अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे नहीं किया जा सकता है, तो इसका जवाब है फॉल्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The accounts of the scheme need to be maintained distinct from the accounts of AMC. The auditor for the AMC has to be different from that of a scheme. क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं गलत हैं? ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसका कारण ये है कि टू मेंटेन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कीपिंग यूनिट होल्डर्स के इंटरेस्ट को मेंटेन किया जाए, इस ऑब्जेक्टिव को सर्व करने के लिए जो अकाउंट ऑफ स्कीम्स होती हैं उनको मैनेज क्या करती है फंड अकाउंटिंग टीम, और जो नॉर्मल एएमसी का अकाउंट होता है वो जो एएमसी की अकाउंटिंग टीम होती है वो बिल्कुल अलग होती है। दोनों एक नहीं हो सकते, जनरली दोनों अलग अलग फंक्शन होते हैं। और जो एएमसी का ऑडिटर है वही ऑडिटर स्कीम का ऑडिटर नहीं हो सकता, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो इसका सही जवाब है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। Question number 15. Which of the following is correct with respect to NAV या NAV calculation? NAV is calculated up to 4 decimal places in case of index fund, liquid fund and other debt funds. ये हमको याद रखना है कि इंडेक्स फंड के केस में इसलिए किया जाता है क्योंकि जनरली ये स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडेड होते हैं, तो उसमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक रखा जाएगा। लिक्विड फंड जितने होते हैं उसमें और डेट फंड्स में। बट जब वही इक्विटी और बैलेंस फंड की बात आती है तो उसमें जो एनएवी कैलकुलेशन होता है वो एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। मैं अगले वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर को लेके आऊँगा, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।